जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जी हम कैफ 9 का चैप्टर 13 डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी थर्ड वीडियो है। इसकी फर्स्ट टू वीडियोस में हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे प्रोफेशनल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के, वो कौन कौन से हैं। उसकी हमने फिर डिटेल में डिस्कशन की। फिर सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे उन प्रोफेशनल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी कंप्लायंस को लेकर हमें कौन-कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं। मतलब कौन-कौन सी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जो हमें फोर्स कर सकें, जो हमें मजबूर करती हों कि हम उनकी कंप्लायंस साथ ना कर सकें। उसमें हमने पहला थ्रेट डिस्कस किया था सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और हमने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की जो 6-7 एग्जांपल जहाँ पर पॉइंट गिवन है, ये भी डिस्कस किए थे और उनके साथ डिफरेंट हमने एग्जांपल्स बनाकर वो डिस्कस की थी। इसका जो लास्ट पॉइंट था वो मैंने कहा था कि मैं ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट के साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। आज हम कोशिश करते हैं कि बाकी रिमेनिंग जो चारों के चारों थ्रेट हैं इस वीडियो में हमारे कवर हो जाएं। जी हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, वो है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। पहले हम समझते हैं कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता क्या है। अगर हम जस्ट बुक वाली डेफिनेशन को पढ़े बगैर सेल्फ रिव्यू की बात करें, फॉर एग्जांपल मतलब इसका ये बनता है हमारे पास कि मैं अपने ही पहले के किए हुए काम को आज चेक कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, उस पर मैंने क्या देनी है, रिपोर्ट देनी है। यहाँ पर सेल्फ रिव्यू आ जाता है। जहाँ पर सेल्फ रिव्यू आएगा वहां पर मेरा जो इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल है, वहां पर जो मेरा ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल है, ये दोनों मेजर इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहे होंगे। हो सकता है कि मैं अनबायस मतलब मैं बायस हो जाऊं, हो सकता है कि मैं ऑनेस्ट ना रहूं, मैं अपनी इंटेग्रिटी का जो प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस ना करूं। तो उसके जो थ्रेट है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने कौन से पॉसिबल सिचुएशंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जांपल्स केसेस तो मल्टीपल हो सकते हैं, हम उनको एक पॉइंट पे समराइज नहीं कर सकते। लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिचुएशन हमारे पास एग्जांपल्स होंगे, सर्कमस्टांसेस हैं, वो उन्होंने कुछ 6-7 जहाँ पर बुक में दी हुई हैं, हम वो डिस्कस करेंगे कि हाँ जी ये सिचुएशन किस तरह से हमारा सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू का थ्रेट अराइज कर रही है, और हम उस थ्रेट को किस तरह से क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर सेफ गार्ड लगाकर उसको खत्म कर सकते हैं। अब हम बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द थ्रेट दैट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट will not appropriately evaluate the results of a previous judgment made or activity or service performed by the chartered accountant। पहली बात यह है कि मैं जो काम मैंने पहले खुद किया है, अब उस पर अगर मैं रिव्यू दे रहा हूँ, उसको चेक कर रहा हूँ, तो उसको मैं अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट नहीं करूंगा अगर मैंने खुद भी किया है तो, या मेरी फर्म के किसी और पार्टनर ने या किसी और एम्प्लॉय ने जाकर फर्म के बिहाफ पर उस काम को किया है, तो उस केस में मेरी फर्म की रिप्यूट खराब होगी अगर मैं कहता हूँ कि जनाब जो पहले बच्चा काम करके गया वो गलत करके गया है। ठीक है ना? फर्म की रिप्यूट हो सकता है कि क्लाइंट मुझे कहे जनाब आपके बच्चे काम गलत करते हैं, पहले वाला बच्चा गलत काम करके गया, अब आप कह रहे हैं इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। ठीक है ना? इसमें हमारी फर्म की रिप्यूट खराब होगी। इस वजह से मैं इस अपने रिव्यू को, इन बातों को, इन मिस्टेक्स को मैं हाईलाइट ही नहीं करूंगा। मतलब मैंने ऑनेस्टी तो यहाँ पर शो ही नहीं की, इंटेग्रिटी यहाँ पे मेरी चली गई, यहाँ पर बायसनेस आ जाती है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी मैं क्या कर गया हूँ, कंप्रोमाइज कर गया हूँ। ये आपका है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब हम पहले सेल्फ इंटरेस्ट में जो पॉइंट 7 है, ये हम देखते हैं कि ये हमारा सेल्फ रिव्यू थ्रेट में भी फॉल करता है एंड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में भी फॉल करता है। ठीक है? ए चार्टर्ड अकाउंटेंट discovering a significant error when evaluating the results of a previous professional services performed by a member of the chartered accountants firm। ठीक है ना? मतलब अगर मैं आज, क्योंकि आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट ईयर्स की भी फिगर्स आ रही होती हैं और कंपैरेटिव भी आपकी फिगर्स आ रही होती हैं। तो हमने लास्ट ईयर की ऑडिट हमने किया था, इस साल का ऑडिट करते हुए अगर मैं कोई कंपैरिजन कंपैरेटिव ईयर के लास्ट ईयर के मैं किसी हेड को अगर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, तो वहां पर मैं मिस्टेक हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेल्फ रिव्यू भी है, सेल्फ इंटरेस्ट भी है। सेल्फ रिव्यू है कि मेरी अपनी फर्म की गलती मैं खुद चेक कर रहा हूँ, तो मैं इस पे मैं कंप्रोमाइज कर सकता हूँ। सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि हो सकता है कि क्लाइंट को जब पता चले
जनाब इन्होंने लास्ट ईयर हमारा अकाउंट्स ही गलत बनाया था, हमारा ऑडिट ही गलत किया था, हो सकता है वो नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं ऑडिटर या अपॉइंट ना करें। ये यहाँ पर आपकी क्या है, थ्रेट आपका सेल्फ रिव्यू में भी कवर हो रहा है ये एग्जांपल, और आपकी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में भी क्या हो रही है, कवर हो रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, वो है ये हमारी एग्जांपल जहाँ पे स्टार्ट हो रही है सेल्फ रिव्यू थ्रेड की। पहला पॉइंट, ए फर्म इशूइंग एन अश्योरेंस रिपोर्ट on the effectiveness of the operation of financial state systems after designing or implementing the system। अब ये क्या है, अब क्या मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम्स जो मतलब जो हम डिजाइन भी किया और इम्प्लीमेंट भी किया है। आपने बीएमबीएस में चैप्टर 11 में कुछ सिस्टम्स पढ़े होंगे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये सारे आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो बिजनेस यूज कर रहा होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। मैं लेट सपोज अगर मैं परचेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने एक परचेज किया है, परचेज डिपार्टमेंट वाला बंदा क्या कर रहा है, परचेज रिकॉर्ड कर रहा है, अकाउंट्स वाला परचेज रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे वो एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो उसी लिहाज से जो स्टोर डिपार्टमेंट वाला बंदा है उसके जो लॉगिन होगा, उसका जो एक्सेसिबल एरिया होगा उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां पर भी इन्वेंट्री की जो क्वांटिटी और अमाउंट है उतनी ही वैल्यू से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये आपस में चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है। तो अगर मेरी एश्योरेंस, मैं फर्म का पार्टनर हूं और मेरी फर्म क्या देती है, ये आपकी ईआरपी की सर्विसेज भी देती है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आपका एक सॉफ्टवेयर हो, पहले क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं कि कैसे कैसे इस बिजनेस में कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा और कौन से कंट्रोल उसमें होने चाहिए, किस पर्सन को, किस मैनेजर को कितना एक्सेस होनी चाहिए एंड किस मैनेजर के पास कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए। अब मैंने डिजाइन किया और हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर की मेरी टीम भी है, आईटी की टीम भी है, ठीक है ना, और मैंने उन पर रिपोर्ट दे दी। अब जब मैं ऑडिट करने जब जाते हैं, हम चैप्टर 5 एंड 6 में पढ़ेंगे कि ऑडिटर क्या करता है, कंट्रोल्स, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल होता है उसको भी क्या करता है, वो टेस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अब एक मैं ऐसी चीज को टेस्ट कर रहा हूं, ऐसी चीज को मैं टेस्ट करके उसको इवेल्युएट कर रहा हूं जिसको बनाया ही मैंने खुद है, मेरी ही फर्म ने बनाया है, तो यहाँ पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा, ठीक है। तो इस केस में मैं, मेरे पास अब सेफगार्ड्स क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूं, जो कंपनी के 2 चार्ज विद गवर्नेंस है उनसे कम्युनिकेट करूं, ठीक है। सेकंड क्या है कि मैं जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है खुद परफॉर्म ना करूं, किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा लूं, उसको मैं हायर करूं, मतलब किसी और फर्म को उसको 10-20 हज़ार में फीस पे करूं, वो आके क्या कर दे, इसको परफॉर्म करे। या थर्ड ऑप्शन क्या है कि मैं कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय ही ना करूं इस साल, मैं टेस्ट इन डिटेल्स में चला जाऊं। जब हम चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ेंगे, वहां पर हम पढ़ेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पर रिलाय करना क्या होता है या टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे जाना क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी एग्जांपल 1 थी। सेकंड एग्जांपल, a firm having prepared the original data used to generate records that are the subject matter of the assurance engagement। सब्जेक्ट मैटर कौन सा होता है हमारा श्योरेंस एंगेजमेंट का, वो होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या हुआ कि मेरी ही फर्म, एक क्लाइंट है एबीसी लिमिटेड, वो कहती है फूर साहब आप अपने कोई 2-3 पर्सन्स की टीम हमें एलोकेट कर दें जो हमारे बिजनेस की डेली बेस पे होने वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें हमारे सिस्टम के अंदर, फिर उनसे लेजर्स बनाएं, उनसे ट्रायल बैलेंस बनाएं और ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। और वो मुझे डायरेक्टर कहते हैं तफूर साहब आपकी फर्म क्या करे, हमारा फाइनल ऑडिट करे। मैंने ऑडिट क्या, किस चीज का करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई भी मेरी फर्म ने है, ऑडिट भी हम कर रहे हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड है। लॉ कहता है कि ये वाला जो एथिक्स, अगर सेल्फ रिव्यू थ्रेड के अंदर ये इस इशू की वजह से, इस सर्कमस्टांस की वजह से आपका थ्रेट अराइज हो रहा है, इसका कोई सेफ गार्ड नहीं है। अगर कोई फर्म किसी कंपनी को बुक कीपिंग सर्विसेज दे रही है तो वो उसका ऑडिट नहीं कर सकती। मतलब अगर मैं एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना चाहता हूं तो मैं उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड कोई भी डाटा नहीं बनाऊंगा, मतलब मैं उसकी बुक कीपिंग नहीं करूंगा। बुक कीपिंग में क्या आता है, जनरल एंट्रीज आती हैं, आपके लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, एटसेट्रा, ठीक है। इसका जो आपका सेफ गार्ड है वो है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा,
विदड्रॉ कर लेगा, उस एश्योरेंस को एक्सेप्ट ही, उस असाइनमेंट को, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसने खुद मेंटेन किए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ए मेंबर ऑफ द एश्योरेंस टीम being or having recently been a director or officer of the client। ठीक है। अब यहां पर है कि अगर मेंबर जो एश्योरेंस टीम का है तो उस केस में क्या होगा, आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो डायरेक्टर था पहले कंपनी का, जो आपका एश्योरेंस टीम का मेंबर था, कोई भी हो सकता है, कंपनी का मैनेजर, फर्म का मैनेजर हो सकता है, फर्म का सीनियर मैनेजर हो सकता है, इवन के फर्म का पार्टनर भी हो सकता है। अगर वो यहाँ से छोड़कर चला जाता है, कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है, उस केस में आपका क्या होता है, सेल्फ रिव्यू हो सकता है। यहाँ पर वो यही कह रहा है कि इस केस में आपका क्या होता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा और आपने क्या करना है, इसके ऊपर सेफ गार्ड्स लगाकर आपने क्या करना है, उसको खत्म करना है। जी नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ द एश्योरेंस टीम बीइंग और हैविंग रिसेंटली बीन एम्प्लॉयड बाय द क्लाइंट इन ए पोजीशन। अब कोई पहले था कि वो कंपनी में जाकर डायरेक्टर अपॉइंट हो गया है, अब वो कह रहा है कि आप कंपनी में जाकर आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल गई है उस मेंबर को जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। वो कौन सी पोजीशन हो सकती है, जीएम फाइनेंस, जो सीएफओ है, डायरेक्टर फाइनेंस है, उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अगर वो जाकर जीएम फाइनेंस अपॉइंट हो गया है तो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। अगर वो वहां जाकर डिप्टी जनरल जीएम फाइनेंस अपॉइंट हो गया है तो उसका भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। अगर वो हो गया जाकर सीनियर मैनेजर फाइनेंस अपॉइंट हो गया है, उसका भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। अगर वो मैनेजर फाइनेंस भी हो गया है, उसका फिर भी, या मैनेजर अकाउंट फाइनेंस अपॉइंट हो गया है, उसका भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। अगर वो जाकर जस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ है किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर, उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, हालांकि वो है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन वो जिस पोजीशन पे उसको हायरिंग हुई है उसमें वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में नहीं आता। अगर एक फर्म का डायरेक्टर कंपनी में जाकर इंटरनल ऑडिट में जीएम अपॉइंट हो जाता है, उसका सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं होगा। मतलब जो बंदा फर्म का बंदा अगर कंपनी में एज ए जॉब पर चला गया है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, अगर वो उसके अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिग्निफिकेंट पोजीशन पे अपॉइंट हुआ है तो फिर उसको क्या होगा, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। आपकी सेफगार्ड्स क्या होंगे इसके ऊपर, आप सबसे पहले बोर्ड को बताएंगे, जनाब जो आपका जीएम फाइनेंस है जो हमारी फर्म से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके साथ आप प्रॉपर्ली जो मोस्ट सीनियर पर्सन आपकी फर्म में से होगा, आप उसको कहेंगे कि वो उस रेलेवेंट पर्सन से, जो आपका जीएम है या जो भी है उस फर्म कंपनी के अंदर जो फर्म से गया है, उससे वो डील करे, ताकि वो अगर कोई जूनियर उससे बात करेगा, क्योंकि वो उसका एक्स बॉस रहकर गया होगा फर्म के अंदर, तो उसके ऊपर एक ना प्रेशर टाइप, उसको प्रेशराइज करेगा जूनियर को, जूनियर उसकी कुछ बातें मान लेगा। अगर फर्म का सीनियर पर्सन उससे डील करेगा तो उस केस में जो उनके आपस में इंडिपेंडेंस है, जो उसका प्रेशर है, वो क्या होगा, बहुत कम होगा, जहां से हमारा जो ऑब्जेक्टिविटी का जो हमारा प्रिंसिपल है उसके हम कंप्लायंस को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, द फर्म परफॉर्मिंग ए सर्विस फॉर एन अश्योरेंस क्लाइंट दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर आप इसी के थर्ड पॉइंट को देखें, सॉरी थर्ड को नहीं, सेकंड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट को देखें तो दोनों क्या है, सेम ही पॉइंट है। ये आपका था सेल्फ रिव्यू थ्रेट। हमारा जो नेक्स्ट थ्रेट है वो है एडवोकेसी थ्रेट। ये क्या है, द थ्रेट दैट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विल प्रोमोट ए क्लाइंट और ए एम्प्लॉयर पोजीशन टू द पॉइंट दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्टिविटी इज कंप्रोमाइज्ड। अब आपको पता है कि जो ऑडिट फर्म होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो ऑडिट सर्विसेज भी देता है, टैक्स सर्विसेज भी देता है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। कॉर्पोरेट एडवाइस में आप एससीसीपी के मैटर्स के ऊपर आप क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। अब हुआ क्या कि कंपनी, जो मेरा क्लाइंट है, उसका टैक्स ऑडिट क्या हो गया, ओपन हो गया, एफबीआर ने टैक्स ऑडिट ओपन किया। अब या तो क्लाइंट खुद जाएगा
या क्लाइंट के बिहाफ पर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं, वो भी उनके बिहाफ पर जाकर केस जस्ट लाइक एडवोकेट वो क्या कर सकते हैं, केस उनकी बिहाफ पे हायरिंग में जा सकते हैं और उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा, उस क्लाइंट से पैसे फीस चार्ज कर देगा। अब जब चार्टर्ड अकाउंटेंट चला गया उसको सपोर्ट करने में एक मैटर के ऊपर, जो एफबीआई को लगता है कि यह गलत मैटर है, और उसने काफी डिटेल में वो चीज पब्लिक भी हो गई कि हाँ जी केपीएमजी फर्म ने एमसीबी बैंक, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है ना मेरे नॉलेज में कहती कोई बात है कि एमसीबी का कुछ ऑडिट ओपन हुआ, टैक्स का मैटर कोई इशू हाईलाइट हुआ, एम जो केपीएमजी है उसने एमसीबी के बिहाफ पे एफबीआर में चला गया, उनको फाइल की, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये न्यूज पब्लिक भी हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो उनके आपस में उसने केपीएमजी ने इस पॉइंट तक जाकर एमसीबी को सपोर्ट कर दिया है, अगर वो इंडिपेंडेंट होकर अगर एमसीबी का ऑडिट कर भी देता है तो उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो उस पर कंप्लायंस वो नहीं कर सकेगा, वो अपनी इंडिपेंडेंस को इंश्योर ही नहीं कर सकेगा। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट है आपको एडवोकेसी का। इसकी एग्जांपल उन्होंने दो दी हुई है यहाँ पर। द फर्म प्रोमोटिंग शेयर्स इन एन ऑडिट क्लाइंट। अगर आपने चैप्टर 22 था शायद आपका प्रोस्पेक्टस वाला कंपनी लॉ में, आपने अगर पढ़ा हो, आपने वहां पर देखा था कि वहां पर एक एक्सपर्ट की लाइन भी, आप वहां पर पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। वो एक्सपर्ट कौन हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। अगर कुछ वर्थ ऐड करने में, मतलब आप अपनी जो शेयर्स की प्रमोशन में कंपनी कहती है एक फर्म को कि जनाब आप हमारे लिए एक एक्सपर्ट की जो लाइन है, जो रिक्वायरमेंट है, वो लिख दें, ताकि हमारी जो फर्म इन्वेस्ट, जो हमारी कंपनीज हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, उनका ना जो ट्रस्ट हम क्या कर सकें, जीत सकें। जाहिर सी बात है, अगर एक फर्म के, एक कंपनी के शेयर्स को पब्लिश करने के लिए अगर एएफ फर्गसन जैसी फर्म, केपीएमजी, ईवाई, जीटी, डिलॉयट जैसी फर्म्स अगर लिखकर दे दें कि हाँ जी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ये बेस्ट जा रही है इसकी परफॉर्मेंस, अब यहाँ पर आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो खत्म हो गई, आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो गई, अब यहाँ पर बायस हो गए, ठीक है ना। इवन कि आपने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया हो, आपने जो लाइन ऐड की हो एक्चुअली में वो हकीकत हो, लेकिन यहाँ पर पब्लिकली एक चीज चली गई है, तो आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो गई। अब आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी सही, आप अपने ऑडिट को किसी थर्ड फर्म से क्या करवाएंगे, रिव्यू करवाएंगे, ताकि आपका जो थ्रेट है इंडिपेंडेंस पे, ऑब्जेक्टिविटी पे, वो क्या हो, खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्या है, जो मैंने भी एग्जांपल दी थी एडवोकेट वाली, कि आप फर्म में चले गए हैं, मतलब एफबीआई के पास चले गए हैं आप, वो सारा सीन, वो आपकी क्या है, सेकंड एग्जांपल है। तो ये वीडियो काफी लंबी नहीं करते, जो बाकी रिमेनिंग दो थ्रेट हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।